इट। इनकी प्रोनाउन इट है, ये जैसे ही सी इनका प्रयोग हमेशा मनुष्य के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्तिवाचक नाउन की जगह होता है। बट इट एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज वस्तुओं के लिए भी हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, समय के लिए भी अपन करते हैं, तो मल्टीपर्पस यूज होता है इट का। आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन इट का यूज किन किन नाउन के लिए अपन कर सकते हैं। तो जो पहला रूल है वो मैं लेता हूँ, किसके लिए अपन यूज करें, जैसे थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है, थिंग्स विदाउट लाइफ यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए। जो निर्जीव वस्तु हैं उनके लिए अपन ही या सी का यूज नहीं करते, न आई का करते, न वी का करते, न यू का करते। निर्जीव वस्तु के लिए हमेशा यूज होता है, वो होता है इट का। किस प्रकार, जैसे देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, हियर इज योर पेन, हियर इज योर पेन, प्लीज टेक, ब्लैंक छोड़ देता हूं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला था इट, दूसरा ऑप्शन अपना है इट्स, तीसरा है हिम ले लेता हूँ, सॉरी हिम, और चौथा मैंने दे दिया ना। सेंटेंस को देखिए, हियर इज योर पेन, कि यहाँ आपका पेन है, प्लीज टेक इसको ले लीजिए आप, यानी कि पेन की जगह जो नेक्स्ट प्रोनाउन उनको यूज करना है। ये जो पेन है वो नाउन है जातिवाचक, और इसकी जगह हमको प्रोनाउन यूज में लेना है। अपन को प्रोनाउन मिला इट, इट्स, हिम या नन। तो हमें पता है कि जो निर्जीव जो नाउन है यानी कि थिंग्स विदाउट लाइफ है, उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा आता है इट। अब यहाँ पे भ्रांति ये हो सकती है कि इट लगाएं या इट्स लगाएं। इट्स का यूज नहीं हो सकता क्योंकि इट्स के बाद एक दूसरे नाउन का आना जरूरी होता है। इट्स होता है वो प्रोनाउन नहीं होता, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद कोई दूसरी नाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो यूज होगा इट का। तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए कि अपन इट का यूज है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई हैव a book is interesting। ध्यान से देखिएगा वाक्य को, I have a book, मेरे पास पुस्तक है, is interesting जो बड़ी रुचिकर है। यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस प्रोनाउन का यूज होगा। हमें पता है कि जो बुक है वो इनएनिमेट यानी कि निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव जो नाउन है उसकी जगह यूज होने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा इट होता है। तो यहाँ पे यूज होगा इट का। ये था यूसेज इट का पहला रूल कि अपन इट का यूज कहाँ करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए जिस प्रोनाउन को यूज में लिया जाता है वो प्रोनाउन इट होता है। दूसरा जो इसका रूल है वो मैं लिखता हूँ फॉर एनिमल्स। फॉर एनिमल, जानवरों के जितने भी नाम है, जितने भी जानवरों से संबंधित नाउन है, उनके लिए भी प्रोनाउन हमेशा इट आता है, नहीं कि ही आता, नहीं कि सी आता। सामान्य अगर ग्रामेटिकल दृष्टि से मैं बात करूं तो जितने भी जानवरों के नाम की जगह अपन इट का यूज करते हैं, और कई बार हम लोग की जगह ही देखने को भी मिलता है, बट अमूमन इट का यूज होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई हैव a dog, each very faithful। पहला वाक्य, I have a dog is very faithful, कि मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत ही वफादार है। या फिर he has a cat is very beautiful, is very ब्यूटीफुल। एक बात बता दूं आपको, ये जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ये वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, वंडरफुल, केयरफुल, यानी जिस एडजेक्टिव के अंत में एफिवेल आता है उसका उच्चारण फुल न होकर हमेशा इसका उच्चारण करेक्ट क्या होता है, फल होता है। जैसे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, केयरफुल, इस प्रकार। तो ये जो दोनों सेंटेंस मैंने लिए हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे अपन प्रोनाउन इट की यूज की।
तो मैंने लिखा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, या डॉग की जगह हमको नेक्स्ट वाले सेंटेंस का जो प्रोनाउन है वो यूज में लेना है। ही हैज ए कैट, उसके पास एक बिल्ली है, बिल्ली के लिए हमको प्रोनाउन यूज में लेना है। और मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि जानवर के लिए जो प्रोनाउन अपने यूज में लेते हैं वो प्रोनाउन हमेशा होता है इट। तो ये जो अपना इट है उससे संबंधित दूसरा रूल था। चलिए तीसरा बताता हूँ कि इट का यूज और कहाँ कहाँ होता है। अभी तो बहुत सी इंटरेस्टिंग जो रूल्स हैं वो आने वाले हैं। नेक्स्ट जो तीसरा रूल है इसको बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पी नंबर मैं लिख सकता हूँ फॉर चाइल्ड, यानी बच्चे के लिए। आप कहोगे सर बच्चा तो निर्जीव नहीं है, ही या सी यूज हो सकता ना, फिर इट क्यों नहीं, मैं भी बताने वाला हूँ। हमें कोई ऐसी नाउन मिले जिसका हमें ये पता नहीं चले कि ये मेल है या फीमेल है, यानी कि सेंटेंस के द्वारा ये हम क्लियर नहीं कर पाए कि इसका जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। उस कंडीशंस में हमें उस चाइल्ड की जगह किसको यूज में लेना होता है, इट को यूज में लेना होता है। जैसे मैंने लिख दिया है फॉर चाइल्ड, यानी बच्चों के लिए, और यहाँ पे मैंने दे दिया है कि अपन इट का यूज करेंगे तब जब हमें ये लगे कि इसकी मेल या फीमेल को मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, सेंटेंस के द्वारा क्लियर कर देता हूं। व्हेन आई सॉ बेबी वॉज प्लेइंग, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। व्हेन आई सॉ बेबी, बेबी का अर्थ होता है बच्चा, कि जब मैंने बच्चे को देखा वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। दूसरा लेते हैं द बेबी, द चाइल्ड, अब की बार चाइल्ड में ले लेते हैं। द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड ड्रेसेस। पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। तीसरा एग्जांपल पर एक और ले लेते हैं। जैसे आई मेट ए चाइल्ड वॉज रेडी। तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस कह रहा है कि व्हेन आई, इसका जो सेम उच्चारण होता है वो कुछ जगह तो ऐसे लिखा होता है बट ये गलत होता है, इसका उच्चारण हमेशा वेन होता है। व्हेन आई सॉ बेबी, कि जब मैंने बच्चे को देखा, वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। अब आपको ये पता नहीं है कि बेबी है वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि इस पे जो एग्जाम सेटर था, पेपर सेटर था, उसने कीवर्ड काम ले लिया बेबी। अब बेबी है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, चाइल्ड है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ऐसी नाउन्स जिनके मेल या फीमेल की जो है जेंडर उसको हम कंफर्म नहीं कर पाए, उस कंडीशन में उसकी जगह यूज में होने वाला वर्ड होता है वो प्रोनाउन हमेशा आता है इट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही, सी, इट या हिज, तीन दिए हैं। अब आपको ये क्लियर करना है कि व्हेन आई सॉ ए बेबी, बेबी की जगह हमको प्रोनाउन यूज में लेना है। तो बेबी की जगह अपन ही और सी दोनों को यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की है, मैंने सिर्फ बेबी शब्द काम में लिया है। इस कंडीशन में अपन हिज तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि एडजेक्टिव इसके बाद नाउन आना जरूरी होता है। जो प्रोनाउन यूज में लिया जाता है वो होता है हमेशा इट। दूसरा देखिए, द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड ड्रेस। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं। एक तो दिया मैंने इट, एक दिया मैंने इट्स, एक दिया हिज और एक दिया हाँ। जब पेपर का टाइम होता है ना तो अपन ऐसी चीजों के बारे में सोचते बहुत कम है, जल्दबाजी में करके अपन पेपर में जो ऑप्शन होता है उसको गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको बेबी या चाइल्ड शब्द मिले तो आप ध्यान से सेंटेंस को हल कीजिएगा। द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड ड्रेसेज, यहाँ पे मैंने दूसरा सेंटेंस नहीं दिया है, यानी कि बच्चे ने अपनी पोशाक को खराब कर दिया। तो देखिए ब्लेम के बाद हमको मिली एक नाउन, ब्लेम के बाद हमको नाउन मिली है। इट मींस नाउन से पहले प्रोनाउन का यूज तो नहीं हो सकता, प्रोनाउन का यूज किसी नाउन की जगह होता है। तो अपन इसमें
हीज या हर दोनों को तो भूल के भी यूज में नहीं ले सकती, क्योंकि जो चाइल्ड है उसके मेल है या फीमेल है इसका भी कंफर्म नहीं है, पता नहीं है। इस कंडीशंस में अपने पास एक तो इट बचता है, एक इट्स बचता है। इट का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। बट पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ब्लैंक के बाद हमको कोई दूसरी नाउन मिले तो प्रोनाउन को यूज नहीं ले सकते, वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, और वो पजेसिव एडजेक्टिव अपना होगा इट्स। द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, की बच्चे ने अपनी पोशाक को खराब कर दिया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई मेट ए चाइल्ड, मैं एक बच्चे से मिला, वॉज रीडिंग, जो पढ़ रहा था। यहाँ पे जो ये चाइल्ड नाउन आई है अपनी, इस नाउन की जगह हमें एक वर्ड यूज करना है, और जो नाउन की जगह यूज आने वाला शब्द होता है उसको अपन कहते हैं प्रोनाउन। तो आप देखिए कि चाइल्ड जो शब्द है इसके लिए आप ही या सी भी लिख सकते हैं, लेकिन तब लिख सकते हैं जब आपको कंफर्म हो कि ये लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। बट चाइल्ड है, इसका जो जेंडर है वो ऐसा कोई सेंटेंस दर्शा नहीं रहा कि ये मेल है या फीमेल है। इस कंडीशंस में यहाँ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो इट होगा। आई मेट ए चाइल्ड, इट वॉज रीडिंग, मैं एक बच्चे से मिला, वो पढ़ रहा था। तो ये जो है अपन व्यक्ति की जगह बच्चा या जो लड़का है उसकी जगह जो इट यूज में ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। नेक्स्ट जो इट का यूज होता है वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ होता है। यूज होता है इसका फॉर टाइम, वेदर। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई टाइम बताया जाता है या मौसम की जानकारी दी जाती है उसमें हमेशा प्रोनाउन इट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इट्स क्लॉक, या फिर विंटर, या फिर फॉर एयर, या फिर फॉर क्लॉक। चारों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ये जो सेंटेंस है इसमें टाइम बता जा रहा है, इज 9 आवर, क्लॉक यानी कि 9 बजे हैं। इसमें भी इज विंटर यानी कि मौसम के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे विंटर भी आ सकता है, समर भी आ सकता है, ऑटम यानी कि कोई भी वेदर मौसम अपन बता सकते हैं कि सर्दी की ऋतु है या गर्मी की ऋतु है या पतझड़ ऋतु है, उसके लिए अपन जो अपना प्रोनाउन बिताएगा। इट इज 4 AM, 4 बजे हैं, 4 बजे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कोई भी सेंटेंस अपन लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, इट इज 5 क्लॉक। मुझे यहाँ पे फोकस करना है। मैं बहुत सी बार अचंभित रह जाता हूँ जब विद्यार्थी इसका उच्चारण करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज 5 o'clock, बट ये ओ नहीं होता, बोलने वाला इसको ओ नहीं बोलता है। ये जो OF वर्ड है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका उच्चारण होता है आओ, यानी आओ की शॉर्ट फॉर्म यूज में ली जाती है। यहाँ पे इट इज 5 o'clock यानी 5 बजे हैं। तो आज के बाद भूल के भी कभी आप इसको ओ नहीं बोलेंगे, इसका उच्चारण होता है आओ, और इसका उच्चारण भी ऑफ नहीं होता, इसका उच्चारण औ होता है। ऑफ तो ये होता है, इसका उच्चारण होता है ऑफ, तो ये आओ है। प्रत्येक सेंटेंस को आप देखिए। पहला जो सेंटेंस है 9 बजे हैं, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में समय बताया जाता है तो उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन हमेशा इट आता है। इट इज 9 o'clock, इट इज विंटर, समर, ऑटम, इट इज 4 AM, इट इज 4 o'clock। तो ये जो इट के संदर्भ में नेक्स्ट वर्ड था कि टाइम और वेदर के लिए अपन इट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट फटाफट एक रूल अपन और देख लेते हैं। यानी इट का यूज अपन आज जो पर्सनल प्रोनाउन इट है इसका विभिन्न प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किया जाता है, तो वो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो नॉर्मली सामान्यतः नेचुरल वे से जिन नाउन के लिए इट का यूज किया जाता है उनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया। कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इसका यूज कर लिया जाता है, यानी इट का यूज कर लिया जाता है। जैसे what a wonderful scene it is. What a wonderful scene it is, यानी कि जो
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, और जहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमको मिलता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कई जगह इट का यूज कर लिया जाता है। व्हाट ए वंडरफुल सीन इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, व्हाट ए चार्मिंग सीनरीज इट इज। इस प्रकार जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें भी अपन इट का यूज प्रोनाउन की तरह करते हैं। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, इंडेफिनिट जो होते हैं कर्ता, यानी कि इंडेफिनिट जो नॉमिनेटिव जो होते हैं, एक अनिश्चित कर्ता के रूप में इट का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे इट इज रेनिंग, या फिर इट इज, यानी कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट थंडर्स, बिजली चमक रही है। इट थंडर्स, कोई भी प्राकृतिक घटना। इट इज रेनिंग, इट इज सॉरी, इट थंडर्स, बिजली चमक रही है। या फिर अपन कहते हैं इट इज फाइन, ठीक है, इट इज फाइन। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जो अपन को एक अनिश्चित कर्ता मिलता है, इनडेफिनेट नॉमिनेटिव, उसके रूप में भी अपन जो प्रोनाउन है वो इट यूज में कर लेते हैं। कोई निश्चित नहीं होता, इनडेफिनेट होता है ये। तो ये जो रूल मैंने बताए वो सब के सब रूल हैं जो अपन इट प्रोनाउन का यूज वहां पे करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन इट था उसके संदर्भ में हमने देखा कि प्रोनाउन इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। आज अपन एक नेक्स्ट प्रोनाउन का प्रकार और ले लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी अब तक हमने पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन कर लिया, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिया है। अब प्रोनाउन का तीसरा जो प्रकार है वो है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है, वो होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। फर्स्ट ऑफ बात ये चलेगी, जैसे मैंने बताया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन संख्या में दो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी पहला प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन डाल के कि निम्न में से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको जिस पेयर में इनमें से कोई दो या तीन मिले या चारों मिले तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा। दिस, दैट, दीज, दोज। अब हमको ये तय करना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज अपन कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसका यूज हम पॉइंट आउट, शॉर्ट में कह सकता हूं मैं, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, कि टू विच रेफर, टू विच रेफर। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किसी ऑब्जेक्ट को और इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है जिसको ये प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है। दिस इज ए बोर्ड, दैट इज डोर, यानी कि मैं संकेत करता हूं इसे। दिस इज ए बोर्ड, ये एक बोर्ड है। दिस इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है। फिर मैं कहता हूं दैट इज डोर, वह दरवाजा है। तो संकेत करते हैं अपन, और ये उस ऑब्जेक्ट की ओर रेफर करते हैं जिसको अपन पॉइंट आउट करते हैं। अब देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोज का सेंस। जैसे इनके यूज में भी बड़े भ्रमित होते हैं अपन। मैंने लिखा दिस इज ए पेन, ठीक है। दूसरा लिखा दिस पेन इज माइन। दोनों सेंटेंस का ध्यान से अगर अपन देखें तो बड़ा सा अंतर मिलता है। दिस इज ए पेन, यानी ये जो दिस, दैट या दिस, दो भी आएगा, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिल रही है, मैन वर्ब मिल रही है। यहाँ देखिए दिस के तुरंत बाद हमको क्या मिल रही है, नाउन मिल रही है। ये चीजें सेम नहीं है, अलग अलग हैं। मीन्स दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर हमको वर्ब मिलती है, क्रिया मिलती है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अगर हमें
दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद मैन वर्ब न मिलके कोई नाउन मिलती है तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, नहीं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। कई बार प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ये तय करना है दिस दैट दीज दोज हैं, इनको अपन दो रूप में यूज लेते हैं। अभी एडजेक्टिव पढ़ नहीं रहे बट मैं डिफरेंस करा देता हूं। एक तो वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो हो गया संकेतवाचक सर्वनाम और ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। इन दोनों में बस ये चारों ही हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिस दैट दीज और दोज होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दिस दैट दीज दोज होता है। अंतर कहाँ रहेगा? इनके यूज में अंतर रहेगा। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद हमको तुरंत मैन वर्ब या जो अपन को वर्ब मिल जाए तो ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हमको दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई नाउन मिलती है इट मींस ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में संकेतवाचक विशेषण। आज हम पढ़ तो संकेतवाचक सर्वनाम रहे हैं बट आप भ्रमित न हो इसलिए मैंने एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उस समय आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा से एक प्रश्न बना के भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा दिस इज ए पेन, दैट इज ए हाउस, या फिर दीज आर बॉयज, या फिर मैंने लिखा दोज आर गर्ल्स। चारों वाक्यों को ध्यान से देखिए क्या अंतर आता है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। दैट इज ए हाउस, वह एक घर है। यानी दिस है वो निकट की वस्तुओं को दर्शाता है और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। यानी कि दिस और दैट का दिस दैट दीज में पहला अंतर तो ये हुआ कि दिस और दैट के बाद प्रोनाउन के बाद जो यहाँ पे नाउन आएगी हमको सिंगुलर मिलेगी। दिस इज ए पेन, दैट इज ए हाउस। और ये और बता दूं इस नाउन के अनुसार ही यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, दिस के अनुसार नहीं होगा। ए पेन है, दिस आएगा। जिस प्रकार एक ऑप्शन डाल दिया जाए दीज बॉयज, या फिर दिस ए बॉय। अब आपको कहा जाए कि इज आर एम में से आपको वर्ब को यूज में लेना है। जो सेंटेंस दिस दैट दीज और दोज से शुरू होते हैं उनके बाद जो वर्ब आती है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आती है, दिस और दैट या दिस दोज के अकॉर्डिंग नहीं आती। मीन्स ये बॉयज है तो यहाँ पे यूज होगा आर का, और ये ए बॉय है मीन्स यहाँ पे यूज होगा इज का। तो ये बात भी आप याद रखिए कि दिस दैट दीज दोज के बाद जो वर्ब यूज में होती है वो इसके आगे आने वाली नाउन के अनुसार आती है। तो दिस और दैट के बाद जो नाउन आएगी वो भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। दीज और दोज के बाद जो नाउन आएगी वो प्लुरल आएगी, इसलिए प्लुरल नाउन के साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लुरल वर्ब ही होगी। दूसरी ये संकेत करते हैं निकट और दूर की वस्तुओं को बताने के लिए हम दिस दैट दीज दोज का यूज करते हैं। तो ये था अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संख्या में 4 होते हैं, दिस दैट दीज दोज। दिस और दैट का यूज निकट की वस्तुएं बताने के लिए, दीज और दोज का यूज दूर की वस्तुएं बताने के लिए होता है, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए। दिस और दैट के बाद जो वर्ब और नाउन है दोनों सिंगुलर आएंगी, दीज और दोज के बाद वर्ब और नाउन दोनों प्लुरल आएंगे। ये अंतर एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे मैं बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न तो मैंने बता दिया, ये डाला जाता है कि इनमें से कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, आपको याद करना है दिस दैट दीज और दोज होते हैं। या फिर एक सेंटेंस डाला दिस इज ए पेन, दिस पेन इज
माय। सेंटेंस देखिए, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, यह पेन मेरा है। अब क्या किया जाता है कि प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, इसमें दिस को अंडरलाइन कर दिया जाता है और इस सेंटेंस में भी दिस को अंडरलाइन कर दिया जाता है और लिखते हैं अंडरलाइंड वर्ड्स आर। प्रश्न ये कह रहा है कि जिन दो वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, जैसे यहाँ पे भी दिस को किया गया और यहाँ पे भी दिस को किया गया, ये किस प्रकार यूज में हुए हैं। नीचे लिखा जाता है एक नंबर में ऑप्शन ए, एक में लिख दिया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कोमा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विशेषण। दूसरा दिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कोमा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दो ऑप्शन। तीसरा डाल दिया जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कोमा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और चौथा ऑप्शन जो आता है वो आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस डाला गया दिस इज ए पेन, दिस पेन इज माइन, यह एक पेन है और यह पेन मेरा है। अब आपको यह पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे दिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मैंने ये बता दिया कि दिस, दैट, दिस, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अंतर कहाँ करना है, यूज की दृष्टि से करना है। यदि आपको दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद वर्ब मिले तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद आपको नाउन मिले तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इस दिस का यूज तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है, क्योंकि दिस के बाद हमको मिला है इज। यहां देखिए, इस दिस के तुरंत बाद हमको मिली है नाउन, तो इस नाउन की ओर संकेत कर रहा है। और नाउन से पहले यूज जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव या डिटरमिनर ही होता है, तो इसको अपन कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देख लीजिए कौन सा पेयर सही है इसमें, यानी ये पेयर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो है ही नहीं। इन दोनों में भ्रमित हो सकते हैं अपन कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हाँ इसका यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये गलत हो जाता है, इसका सही पार्ट हो गया ये। तो ये था आज अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, जो मेरी पूर्ण आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझा गया होगा। अगर इतने से रूल आप क्लियर कर लेते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कोई भी सेंटेंस आपका गलत होने वाला नहीं है। और इतना मान के चलिएगा कि शुद्ध प्योर इंग्लिश लिखने के लिए प्रोनाउन का बड़ा अपना अहम रोल होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कल प्रोनाउन का कोई दूसरा प्रकार लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।